क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी क्लास 12 की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी और आप बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को एकदम आगे ले जा रहे होंगे। मेरा नाम है विजेतानंद और मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी यूनिट सेल में जो उसके कॉर्नर्स पर एटम रहेंगे, उसके फेस पे एटम्स रहेंगे, तो उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है उस यूनिट सेल में। आज के इस वीडियो में हम वही चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आप इसलिए आए हैं कि भाई साहब यहाँ पर यही चीज को सीखा जाए। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट मैं दूंगा, ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिससे किसी भी यूनिट सेल का, ठीक है, चाहे वो प्रिमिटिव हो, एसएससी हो, वही सिंपल वाला हो, या बीसीसी हो, किसी टाइप का यूनिट सेल हो, उसका आप जेड इफेक्टिव नंबर जो होता है, यानी कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, चुटकियों में निकाल सकते हैं। एक मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, 5 सेकेंड के अंदर आप एटम का जो है नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, और ये बहुत अच्छा फार्मूला है जिससे आप ये चीज को निकाल सकते हो, नंबर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव इन एन यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव नंबर कैसे निकाला जाएगा, यानी जेड इफेक्टिव बोले तो कोई एटम का उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, वही को बोलते हैं जेड इफेक्टिव नंबर। यहां पर देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बाय मास, यानी कितना मास जो है किसी एटम का उस यूनिट सेल में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ले रहा है। यानी किसी यूनिट सेल में किसी एटम का कितना जो है मास कंट्रीब्यूट हो रहा है वो यूनिट सेल में, तो उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, और वही एटम्स का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि कितना जो है एटम वहां पे होगा। अब जेड इफेक्टिव निकालने के लिए फार्मूला भी यहाँ पे दे रखा है। क्या है भाई? यही एक गजब का फार्मूला है जिससे आप किसी टाइप के यूनिट सेल का आप जेड इफेक्टिव नंबर निकाल सकते हो, एकदम चुटकियों में कितना एटम होगा उसमें पता कर सकते हो। जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ, देखो, एन नंबर ऑफ कॉर्नर, यानी एन बोले तो यहां पर एन का मतलब होता है क्या? एन का मतलब होता है लेटिस पॉइंट। ठीक है, या एन बोले तो एटम बोल लो कि कॉर्नर पर कितने एटम है, बाई में 8 कर दो, प्लस में एफ बोले तो फेस होता है, सी बोले तो कॉर्नर होता है, एफ बोले तो फेस होता है यहां पर, और यहां पर ई बोले तो एज होता है, और सी बोले तो सेंटर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो एन बोले तो एन कॉर्नर बोले तो कितना एटम कॉर्नर पर मौजूद है, यूनिट सेल के कॉर्नर पर कितना एटम मौजूद है, उससे बाय 8 कर दीजिए, प्लस एन एफ बोले तो कितना एटम जो है फेस पर है उसको बाय 2 कर दीजिए। फिर आगे है यहां पर कितना एटम एज पर है, उतना एटम आप बाय 4 कर दीजिए, प्लस में कितना एटम सेंटर में है, यानी यूनिट सेल के बीच में है, उसको बाय 1 कर दीजिए। ये फार्मूला आप लगाओगे जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी यूनिट सेल का कितना एटम है उसमें वो पता कर सकते हो चुटकियों में, यानी जेड इफेक्टिव पता कर सकते हो। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। हम अभी धीरे धीरे सारे चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिलहाल में जेई में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर क्या है? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, यानी कभी कभी रिलेशन आ जाता है रेडियस, यानी एटम के रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन आ जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। क्या है भाई साहब? ये मान के चलिए ये यूनिट सेल है। ठीक है, दिस इज यूनिट सेल, आई ऑलरेडी टेल अबाउट दिस, मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये यूनिट सेल होता है, सारा चीज बताया। और एक ये लेटिस पॉइंट है और ये दूसरा लेटिस पॉइंट है। एक लेटिस पॉइंट और दूसरे लेटिस पॉइंट के बीच में जो आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, वो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको हम बोलते हैं एज। और क्यूब में जानते हैं इसको किनारा, यानी एज बोला जाता है। समझ में आता ही है ये सारा बात। तो ये एज लेंथ, यानी इसको एज लेंथ बोलते हैं। एज लेंथ और ये एटम है, यानी लेटिस पॉइंट बोले तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही तो है, तो वो उसके रेडियस में किस चीज का रिलेशन है, वो चीज हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे। तो मान के चलिए एज लेंथ जो है, हम इसको यहाँ पर मान लिए हैं, 2 एटम लिए हैं और जो है उसमें हमने रेडियस मान लिया है, यानी यहाँ पर एज लेंथ होगा, कुछ एज लेंथ होगा, जैसे देखिए
ये है लैटिस पॉइंट और ये दूसरा लैटिस पॉइंट, इस दोनों के बीच का एज लेंथ तो यही होगा। अब इस दोनों को हम बहुत पास लाए हैं, क्या किए हैं, इस दोनों को हम बहुत पास लाकर इतना पास ले आए, जिसके वजह से इसका रेडियस ये हो जाएगा। देखिए याद रखें, किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वह, यानी किसी भी एटम का जो डिस्टेंस होता है ना, उसके न्यूक्लियस से मापा जाता है। तो हम इसके न्यूक्लियस से यहाँ तक के, एटम के यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ उसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ये जो होता है, ये एज जो देख रहे हैं, इसको हम ए मानते हैं, एज को ए ही तो मानते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ए मान लिए हैं। समझ में आया बच्चों? हम देखिए यही है ना, इस दोनों के डिस्टेंस को हम क्या किए, थोड़ा करीब कर दिए हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ए मान लिए हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ए मान लिया है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगा एटम का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे एटम का रेडियस हो जाएगा। अब आर देखिए, आर को हम 2r भी तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए इतना बराबर इतना, तो यहाँ पर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ए देखिए, ए जो है 2r हो रहा है ना, ए बराबर 2r हो रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ए बराबर 2r। वही तो बात यहाँ पर बता रहा था मैं। यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ए है, तो अगर ये रेडियस r है, यहाँ पर आधा r है, तो r मिलके 2r नहीं बन सकता। तो a के बदले में हम 2r नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई, a के बदले में 2r लिखा जा सकता है, क्योंकि a बराबर 2r हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने a बराबर 2r लिख दिया, और यही रिलेशन होता है रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच का रिलेशन। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप वहाँ पर टिक मार सकते हो। अब हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल में कैसे निकाले। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो हम बताएंगे आपको बच्चों। प्रिमिटिव यूनिट सेल को एससीसी भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है उसको। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हम यहाँ पर एक यूनिट सेल बना दिए हैं, और सारे कॉर्नर्स पर एक एक एटम यानी एक एक लैटिस पॉइंट सजा दिए हैं। यही तो डेफिनेशन था ना किसका भाई साहब, यही तो डेफिनेशन था प्रिमिटिव यूनिट सेल का, कि वैसे यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट मौजूद होंगे, उस टाइप के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। दोनों सेम चीज ही है बच्चों। वही बात तो मैंने यहाँ पे कर दिया मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जेड इफेक्टिव निकालना है। अगर हमको यहाँ पर जेड इफेक्टिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहला फार्मूला से आप निकाल सकते हो। जैसे देखियो, फार्मूला क्या है, एन कॉर्नर, यानी कॉर्नर पर कितने हैं, 8 हैं, यानी 8 हैं। कॉर्नर पर कितने लैटिस पॉइंट है, यानी कॉर्नर पर कितने एटम है, 8 हैं। तो 8 मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 8 है तो 8। बीच में प्लस है एन एफ बोले तो यहाँ पर फेस है। यहाँ फेस में क्या कहीं पर भी एटम दिख रहा, फेस में कहीं पर भी लैटिस पॉइंट दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो काहेला डाल देंगे हम, नहीं डालेंगे। तो फेस पे 0 है, 0/2 प्लस ई बोले तो एज पर कहीं कोई एटम या लैटिस पॉइंट, एटम बोलो या लैटिस पॉइंट बोलो, बात सेम ही है। तो क्या लैटिस पॉइंट है कहीं एज पे, नहीं है, तो लिख देंगे 0/4 प्लस में सी बोले तो सेंटर में, यानी यहां पर कहीं लैटिस पॉइंट है, नहीं है, तो लिख देंगे 0/1। आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो जेड इफेक्टिव, यानी इस यूनिट सेल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है एक एटम का, यानी एटम का कितना परसेंट जो है कंट्रीब्यूशन यहां पर है, यानी कितना एटम, टोटल एटम कितना है ये बताना है। तो भाई साहब ये कट कट के 1 आ जाएगा, प्लस ये तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, और जेड इफेक्टिव जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 1, यानी एटम कितना है इसमें, 1 है। और ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये तो डायरेक्ट जो है आपको नहीं कुछ आता, आपको फार्मूला, अब आपको जो है कंसेप्ट नहीं याद है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला याद करके। लेकिन बच्चों ये कैसे हुआ आपको मैं बताता हूँ। होता क्या है ना, आपको थोड़ा विजुलाइज करने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो चैप्टर है, होल चैप्टर पूरा तरह से विजुलाइजेशन पर बेस्ड है। जितना ज़्यादा विजुलाइजेशन पावर आपके पास है, उतना ज़्यादा इस टॉपिक को उड़ा के ले जाओगे। अगर विजुलाइजेशन पावर नहीं है तो मतलब वहीं पे रह जाओगे, फिर समझ में नहीं आएंगे ये चैप्टर,
तो विजुअलाइजेशन पावर गलत डायरेक्शन में यूज ना करे, सही डायरेक्शन में करे, अपने दिमाग को जो है ना बेवकूफ़ बनाए। आई नो दैट कि हमारा दिमाग हमको बेवकूफ़ बना देता है, लेकिन आपको अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, तभी तो आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर स्ट्रांग हो पाएगा। यस तो देखिए क्या है कि अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एक लेटिस पॉइंट जो है 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, यानी किसी एटम का 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है कॉर्नर पर किसी भी लेटिस पॉइंट का। नहीं समझ में आया तो समझिए क्या होता है ना, मेरे कहने का मतलब है किसी यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर जो लेटिस पॉइंट होता है, यानी कॉर्नर पर जो एटम होता है, उसका उस एटम का या किसी भी एटम का 1/8 पार्ट ही यहां पर कंट्रीब्यूट होता है यूनिट सेल में। अब इसको हम थोड़ा फील करवाते हैं। जैसे जिस रूम में आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, वो रूम एक तरह से क्यूब के तरह है कि नहीं? तो आप रूम में हैं, क्या आपके रूम के बगल कोई रूम नहीं है? है, डेफिनेटली है। आप जिस रूम में हैं उस रूम के बगल में एक रूम है, ठीक है। आप जिस रूम में हैं उस रूम के सामने एक रूम है, वो जो रूम आपके बगल में जो रूम है उस रूम के भी सामने एक रूम है। समझ में आ रही है? आप जिस रूम में हैं उस रूम के ऊपर भी एक रूम है। आप जिस रूम में रहते हैं उसके बगल वाला जो रूम है उसके ऊपर भी एक रूम है। आप जहां पे रहते हैं उसके सामने में एक रूम है, उसके ऊपर भी एक रूम है। आपके बगल में जो रूम है उसके सामने वाला जो रूम है उसके ऊपर भी एक रूम है। टोटल कितने रूम हो गए? 8 रूम हो गए। हुए कि ना हुए? अभी मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताता हूं। ये रहा आपका रूम। चलिए बीच में आप खड़े हैं, या मान लीजिए बीच में, जैसे हम आपको समझा ही देते हैं पहले। ये आपका रूम, फिर ये आपके बगल वाला रूम, फिर ये आपके सामने वाला रूम, फिर ये आपके सामने के बगल वाला रूम। 4 हो गए। अब बीच में कोई चीज रखा हुआ गोल इस तरह से, तो इसके ऊपर भी एक रूम होगा ना। मैं आपको विजुलाइज, अब स्मार्ट बोर्ड रहता तो विजुलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता, फिर भी मैं कुछ इमेजेस डालकर आपको विजुलाइज थोड़ा करवा दूंगा। ये 4 रूम हो गए। अभी मान के चले बीच में कोई एटम था, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? अभी हम पूछेंगे अभी इस एटम का कितना परसेंट जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर एक का बात करें, एक रूम का बात करें, तो बस इतना पार्ट जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी 1/4 जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है अब भी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, इसके ऊपर भी तो रूम होंगे। देखिए इसके ऊपर एक रूम, इसके और एक ऊपर रूम, फिर इसके और ऊपर एक रूम, फिर इसके और ऊपर एक रूम। 8 रूम हो गए ना। अब 8 रूम जो हो गए, तो अब एटम जो पड़ गया बेचारा कोना में अकेला, उसका जो है, अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, अगर हम एक रूम की बात करें, तो वह कितना एटम लेगा? ऑब्वियसली बात है कि 1/8 लेगा, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरा बात? समझिए एक बात को। अगर मैं बात करूं, क्या ले लूं मैं? जैसे चार्जर ले रहा हूं मैं, ठीक है। 1 मिनट भाई साहब। टन टना टन टना टन। जैसे ये मैं चार्जर ले लिया, ठीक है। अब मान के चलो कि यहां पर ये मान लेते हैं यूनिट सेल है एक यहां पे, फिर इसके बगल में भी होगा, फिर इसके एक आगे में भी होगा, फिर बगल वाले के आगे में भी होगा, फिर इसके ऊपर भी होगा, फिर उसके बगल वाला के ऊपर में होगा, फिर इसके बगल वाला का ऊपर में होगा, फिर उसके बगल वाला के ऊपर भी होगा। तो 8 क्यूब हो गए ना, 8 यूनिट सेल हो गए कि नहीं हो गए? अब 8 यूनिट सेल हो गए, तो अगर हम एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो वो एटम कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा? भाई साहब 1/8 करेगा। अगर यहां पर भी आपको समझ में नहीं आया तो हम एक और बता देते हैं। जैसे अगर आप पिज्जा की बात करें, ठीक है, इसको 8 भागों में कट कर दीजिए। हम कट कर रहे हैं। ओ भाई साहब, फिर से कट कर रहा हूं। जीने दो मुझे जीना है, आय हाय। जीने नहीं जाने दो। हाँ
अब देखिए इसको 8 पार्ट में हम डिवाइड कर लिए और 8 आदमी है खाने वाले, तो एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? एक पिज्जा मैंने बाजार से खरीद के लाया, उस पिज्जा को खाने वाला 8 आदमी है, तो हम सोचे कि भाई साहब इस पिज्जा को हम 8 जो है इक्वल जो है पीस में कट कर देते हैं। पिज्जा मैंने लाया और 8 बराबर भागों में मैंने कट कर दिया। तो अगर एक आदमी को पिज्जा हमको देना है, अगर एक आदमी कोई उससे पूछेगा भाई साहब तुमको उस पिज्जा में कितना पार्ट मिला खाने के लिए, तो वो क्या बोलेगा कि भाई साहब मुझे उस पिज्जा का 1/8 पार्ट मिला। क्योंकि प्रॉपर बात करें तो इस पिज्जा में कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई साहब उसको तो एक ही पार्ट मिला होगा ना ये वाला। तो वो आदमी कहेगा उस 8 पार्ट में, यानी उस पिज्जा का 8 पार्ट था, उस 8 पार्ट में हमको एक पार्ट ही मिला, यानी 1/8 मिला, 1/8 पार्ट मिला। बस वही केस यहां पर होता है। देखिए अगर हम इस लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तो एक एटम का कितना % कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में यूनिट सेल, इसके आगे यूनिट सेल, इसके आगे यूनिट सेल, फिर इसके पीछे यूनिट सेल ना, अभी आगे नहीं होंगे, अगर यहाँ पे है तो इसके पीछे यहाँ पर यूनिट सेल, फिर इसके इधर यूनिट सेल, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर भी तो होगा, जिसके वजह से यहाँ का इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 ही हो जाता है इस यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल की बात करें तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है पार्ट। गॉट इट? नहीं समझ में आया तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक इमेज में आपको यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, दिखा, इस इमेज में आप देख रहे हो कि यहां पर एक जो क्यूब है, यानी एक जो यूनिट सेल है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट हो रहा है। उसके पीछे भी है, देखिए एक यहाँ है, फिर एक उसके आगे है, एक उसके बगल में, एक उसके पीछे, फिर एक ऊपर में, फिर उसके ऊपर में, फिर उसके ऊपर में, फिर उसके ऊपर में, और तब देखिए वहां पर आपको नजर आ रहा है कि अब 8 क्यूब लाए ना, यानी 8 यूनिट सेल को एकदम सजाए, तब जाकर टोटल अगर हम बात करेंगे तब जाके एक एटम हो पाता है कॉर्नर का। लेकिन अगर एक का बात करें, एक यूनिट सेल का बात करें, तो उसका जो है एटम का कंट्रीब्यूशन मात्र 1/8 पार्ट होता है। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर इसी को हम बहुत अच्छे से डिटेल में करें, यानी ये तो फार्मूला पे हमने बैठा दिया, अब अगर हम ऐसे बात करें तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। कैसे? तो ऐसे निकालेंगे सर। तो कैसे? तो ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या होता है कि लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। कितने लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में? 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, यानी 8 एटम पर, मतलब 8 लैटिस पॉइंट समझ लीजिए जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, अब इन लैटिस पॉइंट का कितना % योगदान होता है यूनिट सेल में? कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर, यानी इस यूनिट सेल का, यानी इस लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में कितना होता है? कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, अभी फेसेस की भी बात होगी, एज की भी बात होगी, तो उसका अलग हो जाएगा। तो पर्सनली मैं अभी बात कर रहा हूं कॉर्नर का, कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर पे कितना होता है लैटिस पॉइंट का? वो हो जाएगा 1/8 पार्ट होता है कंट्रीब्यूशन। किसी एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है। और है लैटिस पॉइंट कितने हैं? 8 लैटिस पॉइंट, तो इंटू 8, तो इसको कट करके कितना आ जाएगा? एटम की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 एटम होगा। यानी पूरा यूनिट सेल की बात कर ले तो पूरा यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है? तो 1 एटम प्रेजेंट है। गॉट इट? देखिए पूरा यूनिट सेल की बात करें तो हम बना के बता देते हैं आपको, कुर्र कचाक। एक ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8। अब पूरे 1/8, 1/8, 1/8, 1, अब ये भी तो होगा 1/8, सभी 1/8, 1/8, 1/8 को मिला दीजिए, 1 तो हो ही जाएगा ना। कैसे?
1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 1/8 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना हुआ? 2 4 6 7 1 8 विल गिव यू 1। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ। तो इस तरह से प्रिमिटिव यूनिट सेल या एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम्स प्रेजेंट है ये हम फाइंड कर सकते हैं। अभी और चीजें के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले इतना आप नोट कर सकते हो पहले जल्दी से। चलिए बच्चों, आपने ये बात लिख ली है तो हम इसको मिटाते हैं और कुछ बात पर और ध्यान दे देते हैं। ठीक है, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, होय होय चलती है क्या 9 से 12 टन टना टन 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 तारा। चलिए, एक यूनिट सेल में बनाता हूं और उसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जेईई में क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर भी ले लेता हूं। चलिए, यहां पर मैंने लैटिस पॉइंट लगा दिए, हर एक कॉर्नर पर मैंने लैटिस पॉइंट लगा दिए। इस तरीके से मैंने लैटिस पॉइंट लगा दिए। अब मैं यहां पर क्वेश्चन कर दूंगा आपसे, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। 2 एटम्स के बीच में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? अभी हमने देखा 2 एटम के बीच में ये तो क्या है? ये तो एटम है, और ये क्या है? ये भी तो एटम है। 2 एटम के बीच में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? ए ही तो हो सकती है। तो यहां पर ये 2 एटम है, इस 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए ही तो हो सकता है। क्या ए हो जाएगा इसका नियरेस्ट डिस्टेंस? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन अगर यहीं पर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, तब आप क्या जवाब दोगे? यानी ए के बाद सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस 2 एटम के बीच में क्या होगा? पहला सबसे नियरेस्ट तो ए था, उसके बाद नियरेस्ट क्या होगा वो आपको जवाब देने हैं। तो भाई साहब क्या हो सकती है? ये ए है और ये सारा तो सेम है, ये सारा ए हो जाएगा। अरे भाई साहब ज्यादा सोचना नहीं है, ये जो फेस का जो डायगोनल है ना वही तो हो जाएगा। ये अगर आप इस एटम से ले रहे हो, यानी इस एटम से इस एटम का डिस्टेंस माने थे, तो आप यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बता दो। समझ में आया? क्या हो जाएगा? यहां पर का डिस्टेंस हो जाएगा a√2। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मैंने अगला क्वेश्चन आपसे कर दिया, ट्विंग फाइंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नियरेस्ट। यानी ए के बाद नियरेस्ट था a√2, इसके बाद नियरेस्ट क्या होगा? सबसे नियरेस्ट ये, उसके बाद नियरेस्ट ये, और उसके बाद नियरेस्ट कौन होगा वो बताना है। तो ये बड़ी डायगोनल हो जाएगा, यानी इस यूनिट सेल का बड़ी डायगोनल आप कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये बड़ी डायगोनल यही तो हो जाएगा। यहां से यहां पर अगर आप इसको माने हो, इस एटम से आप माप रहे हो डिस्टेंस, तो यहां पर ये हो जाएगा बड़ी डायगोनल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये क्या होता है? a√3 होता है। ठीक है, मैथ में आप पढ़े होंगे ये बात। ठीक है, तो ये a√3 होता है। तो आपको यहां पर इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकते हैं, तो ये आप यहां पर टिक लगा सकते हो, यहां पर a√3 हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस सारी बातों को नोट कर ले। प्रिमिटिव यूनिट सेल अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। इससे जितना रिलेटेड कंसेप्ट था ये सारा कंसेप्ट मैं आपको यहां पर दे चुका हूं। अब इसके बाद मैं जो हूँ BCC बॉडी सेंटर्ड पढ़ाऊंगा, फेस सेंटर्ड पढ़ाऊंगा, एज सेंटर्ड पढ़ाऊंगा,
उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया है, तो अब हम इसको देते हैं मिटा और आगे की कार्यक्रम को स्टार्ट कर देते हैं। हो ला ला है मैं। चलिए, अब क्या है, अब हम बीसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। बीसीसी क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या यूनिट सेल, बतिया विल बी सेम। अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको बच्चों। पहले तो हमें यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। ये रहा, इस तरीके से आप बना सकते हो। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सारा बात क्लियर होते जाएगा बच्चों। बार बार मैं बात यही बोल रहा हूं। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या था कि कॉर्नर्स पर एटम होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पर एटम होंगे ही होंगे, यानी कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट होंगे ही होंगे। और उसके बाद एक एटम जो है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, एक लैटिस पॉइंट यानी एक एटम जो है एकदम बीच में इस तरह से होगा। ठीक है, और यहां से सभी का डिस्टेंस जो है क्या होगा? इक्वल होगा। ये मैंने बता दिया था उसी दिन पिछले लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि सभी का डिस्टेंस जैसे सेम होगा। तो इस टाइप के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं या यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर हम इसमें जेड इफेक्टिव पता करना चाहे, टोटल नंबर पता करना चाहे, तो कैसे करेंगे? यही क्वेश्चन है। 2 मिनट में बनेगा भाई साहब, 2 मिनट में कैसे करेंगे पता? इसके लिए फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल कर सकते हो नंबर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम टुई। ये देखिए, अब डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। कॉर्नर पर कितने एटम है? 8 है, यानी कॉर्नर पर कितने लैटिस पॉइंट है? 8 है। तो 8/8 यानी n की वैल्यू आपको पता करनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम n मान लेते हैं, प्लस NF फेस पे कितना है? 1 भी नहीं है, तो 0/2 प्लस E एज पे कितना है? एज पे 1 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0/4 प्लस C सेंटर पर कितना है? 1 है, देख रहे हैं अभी 1 है, तो लिख देंगे 1 और नीचे में 1, बस निकल गया n। अब देखिए ये कट होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये 1, n जो है 1 + 1 2, यानी 2 एटम हमको आंसर आ जाएगा। यानी एटम कितने होंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एटम की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया? आप इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे उस तरीके से जैसा आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे आपको। कैसे? पहले आपको समझा देते हैं। अगर ये यूनिट सेल है, इसके बॉडी के अंदर कोई लैटिस पॉइंट है, कोई एटम है, तो भाई बॉडी के अंदर है तो उससे कोई थोड़ी ना मतलब अटैच हो पाएगा, उससे उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, इसके इधर एक यूनिट सेल होगा, इसके इधर होगा, इसके नीचे होगा, इसके ऊपर होगा। तो क्या ये बीच में है? तो बीच में है तो कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना किसी से होगा, ये किसी से टच ही नहीं करेगा, तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। ये बीच में है। आपको मैं किस तरह से बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये चार्जर है, इस चार्जर के अंदर अगर कोई कुछ रहेगा, इस चार्जर के अंदर कोई कुछ रहेगा, तो उसके ऊपर से हम रख दे, उसके नीचे से रख दे, उसके दाएं से रख दे, उसके बाएं से रख दे, तो उस एटम पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंदर में है, और अंदर में है जिसके वजह से उससे कांटेक्ट में कोई एटम आएगा ही नहीं। बस यहाँ बात यहाँ भी हो रहा है, इसके ऊपर से रख दीजिए, इसके बाएं से रख दीजिए, इसके दाएं से रख दीजिए, इसके नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए एटम, लेकिन ये जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं होगा, यानी ये पूरा एटम ऐसा ही बच जाएगा। बस वही बात यहां पर है।
हम अगर यहां पर पता करना चाहे किस तरह से करेंगे, कॉर्नर्स पे यानी लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन इन एन यूनिट सेल कितना होता है, 1/8 होता है। लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, लैटिस पॉइंट जो कॉर्नर्स में होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8 पार्ट होता है। और टोटल कितने होते हैं, टोटल लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, टोटल लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल कितने होते हैं, टोटल लैटिस पॉइंट 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। अब कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, होते कितने हैं, 8 हैं, और ये कटेगा तो बराबर 1 एटम आपको जो ला के देगा ना, 1 एटम। ये तो पूरे कॉर्नर की बात हो गई। और बॉडी पर कितना है, 1 एटम है, और इसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं है, तो बॉडी पे कितना है, एटम्स प्रेजेंट एट एटम प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ यूनिट सेल, वो कितना है, 1। टोटल एटम कितना होगा, TA, टोटल एटम जो है 1 + 1 विल गिव यू 2 एटम, और यहां भी 2 एटम, यहां भी 2 एटम। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो और इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप आप कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हो तो आप इस तरह से एकदम डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का हम लोग जो है जेड इफेक्टिव यानी कितना जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है एटम का वो निकाल सकते हो, और टोटल एटम भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यहाँ पर आप लिख सकते हो, जल्दी से आप इसको छाप सकते हो, ठीक है। इसमें अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो भाई साहब आप कमेंट कर लो, वहाँ मैं बता दूंगा डिटेल से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो भाई अच्छे से। उसके बाद हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पर ध्यान दे देते हैं, और इसको पहले मिटा भी लेते हैं। जल्दी कर लो भाई साहब। चलिए आपने कर लिए हैं, अब इसको मिटा देते हैं। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए जितना ज़्यादा विजुलाइज कीजिएगा आप उतना आपको फायदा होगा, उतना सारा चीज़ आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचने की शक्ति को गलत डायरेक्शन में नहीं लगाइए, मैं बार बार यही बात को बोल रहा हूँ। बात में गहराई होती है तभी तो बोलता हूँ ना। आप सोचने की शक्ति को, असीम शक्ति को कहीं और लगा देते हो भाई साहब। आपके सोचने की शक्ति को ना इस चैप्टर में लगाओगे तो इस चैप्टर का JEE एडवांस का क्वेश्चन भी आप बना के आ सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गलती तो आप यहीं भी कर देते हो। सोचने की शक्ति, किसी लड़की भाई उसको नंबर कैसे देना है, मेला में कैसे मतलब उसको छेड़खानी करना है, ये इस चीज़ में दिमाग लगा देते हो। टाइमिंग क्या है उस लड़की का वहाँ जाने का, मार्केट कितना बजे निकलती है उसका वैल्यू आपको याद रहता है। पापा के साथ गई होगी कि नहीं गई होगी, भैया के साथ कब गई होगी, कब अकेले जाती है, ये सारा चीज़ आपको एकदम परफेक्टली, एकदम पूरा चीज़ अच्छे से याद रहता है। आप पूरा शेड्यूल बनाए रहते हो, आप पूरा एकदम प्लानिंग में रहते हो, और दिमाग भी उस समय आपका एकदम चलता रहता है, विजुलाइज करते रहते हो। हाँ ऐसे जाना है, हाँ पहले वहाँ पर जाएंगे, हाँ पहले ये देंगे, फिर वो देंगे, फिर लेटर देंगे, फिर खत जो रात में 2 बजे लिखे थे वो देंगे, ठीक है। फिर उससे बात करेंगे, कहीं भैया आ गया तो भागेंगे जोर से दौड़ के। ये सारा पहले से प्लानिंग कर रहे हो, एकदम विजुलाइज करते रहते हो। तो वो विजुलाइजेशन छोड़कर भाई आप सॉलिड स्टेट में विजुलाइज कीजिए ना कि भाई एटम्स कहाँ होंगे, लैटिस पॉइंट पे होंगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। एक एटम इधर होगा, एक एटम ऊपर होगा, फिर पीछे होगा। तो ये सारा विजुलाइज आप सॉलिड स्टेट पे कीजिए, वहाँ विजुलाइजेशन होता ही रहेगा। लाइफ में वहाँ विजुलाइजेशन होता ही रहेगा। यहाँ कर लीजिए तो आपका लाइफ बदलेगा। स्टार्ट करते हैं, आइए अब हम बात करते हैं, दूसरा मार्कर लेते हैं भाई साहब, और हम आगे बात कर लेते हैं किसकी, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, यानी FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड cubic cell. If we will talking about face centered cubic cell, you must have to know this thing that कि किसी भी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे अगर 8 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, उसके अलावा
अगर उस यूनिट सेल के फेसेस पे, सभी फेसेस पे अगर एक एक लैटिस पॉइंट मौजूद है, यानी एक एक एटम्स मौजूद हैं, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। बोले यहां तक कोई दिक्कत हुआ? क्योंकि ये सब चीज हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके, यानी पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे अच्छे से। अगर आप वो मेरा लेक्चर देखोगे तो ये सारा चीज आपको हलवा लग रहा होगा, हलवा खाए ना उस तरह से। फिर भी मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊंगा ही। यहां पर एक यूनिट सेल आपके सामने मैं बना लेता हूं, जिससे बातें और क्लियर होंगी। ओ टन टना टन 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 तारा चलती है 9 से 12। यहां पर मैं लैटिस पॉइंट बना रहा हूं। देखिए यहां पे एक और लैटिस पॉइंट। हाँ, एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स पे मैंने लैटिस पॉइंट रख दिए। अब एक क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 फेस में हमको लैटिस पॉइंट लगाने हैं। पहला यहां पे, दूसरा यहां पे इस फेस में, तीसरा इस फेस पर, चौथा इस फेस पर, पांचवा ये देखिए ये ऊपर है तो इसके पीछे, देखिए ये ऊपर है तो इसके पीछे मैंने लगा दिए। ये देखिए ये नीचे है और ये इधर सामने मैंने लगा दिया इस तरह से। विजुलाइज कीजिए, वही बोल रहा हूं, विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज। वहां जो विजुलाइज करते हो वो विजुलाइजेशन यहां पे लगाओ। भाई साहब देखो ना, ये ऊपर में है और ये जो है ना ये पीछे वाला फेस है। जैसे आप यहां पर देखिए, आप जिस रूम में मेरा वीडियो देख रहे हैं उस रूम में भी 6 फेस हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से क्यूब के तरह ही है। एक छत में घुसाइए, एक छत में घुसा दिए, उसके बाद एक सामने वाला दीवार में घुसाइए, एक इधर वाला दीवार में घुसाइए, एक आपके पीछे वाला दीवार में घुसाइए और एक इधर घुसाइए, एक नीचे घुसाइए। 6 फेस हुआ, हो गया 6 फेस हुआ ना। तो 6 फेस पर लैटिस पॉइंट लगा दीजिए और कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट तो होंगे ही। इस तरह के लैटिस पॉइंट को फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। घुस रही होगी दिमाग में बात, लेकिन आप किसी और चीज के नहीं बोलना चाहिए सब बात, तो समझ रहे हैं ये सारा बात दिमाग में अंदर जा रहा होगा। अब क्या है, ये तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ही हो गया। लेकिन अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो यहां पर डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है एटम्स निकालने का, पट सबर एटम निकाल दीजिए। कैसे होगा? तो एन कॉर्नर्स पर कितने हैं सर? तो कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट है, तो मैंने यहां पे 8 लगा दिए। अब भाई नीचे 8 था तो सर मैंने 8 भी लगा दिए। अब एफ फेस पर सर कितना है? तो सर आपने अभी बताया कि एक फेस जो होता है क्यूब का वो 6 फेस होते हैं। 6 फेस पे लैटिस पॉइंट रखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 होता है सर। तो 6 मैंने लिख दिया। यहाँ पर एन के यानी एन एफ के जगह पे 6 होगा सर, और नीचे में 2 होंगे, मैंने लगा दिया सर। और उसके बाद ई बोले तो सर आपने एज बोल रखा है, तो एज पर तो बिल्कुल भी सर कोई लैटिस पॉइंट है ही नहीं, तो सर यहाँ पर आप ई के जगह पे 0 लिख सकते हो। तो बच्चा मैंने लिख दिया और नीचे 4 लिखूंगा मैं। अब सी बोले तो सेंट्रल एटम, यानी सेंटर में एटम है कहीं, बीच में तो कहीं एटम दिख ही नहीं रहा। तो बीच में एटम नहीं दिख रहा तो भाई साहब कहां से लगाएंगे, कहां से घुसाएंगे एटम? नहीं घुसाएंगे, यानी इसकी भी वैल्यू 0 होगी और नीचे में 1 है, 1 दे दिया मैंने। गॉट इट बच्चों? अब 8 को कट करोगे तो 1 होगा, प्लस में 2 3 को करोगे तो 2 3 6 3 और प्लस में दोनों की वैल्यू 0 + 0। अब ये टोटल मिलकर 4 हो गई और यहाँ पर 4 एटम होंगे। यानी टोटल बात करोगे तो ये पूरे यूनिट सेल में, यानी किस तरह के यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट होता है? तो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन एक और तरीका होता है जिससे आप मतलब इस तरह से आप करोगे तो कहीं नंबर भी कट सकते हैं क्लास 12 में बोर्ड में, क्योंकि वहां से आपको सारा चीज बताना पड़ेगा। अगर कंपटीशन का ये जेई में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप कर सकते हो, वहां तो ऑब्जेक्टिव रहता है, मार दोगे। लेकिन अगर बोर्ड में आ गए तो आपको लॉन्ग टर्म में आंसर देना होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। कैसे भाई साहब? तो डायरेक्ट आप लिखोगे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन एन यूनिट सेल। कितने होते हैं? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर इन यूनिट सेल। कितने होते हैं भाई? 8 कॉर्नर्स पर 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। और कंट्रीब्यूशन उसका कितना होता है? कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर ऑफ द लैटिस पॉइंट, उस लैटिस पॉइंट यानी उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, 8 पार्ट का। क्या करोगे उसके बाद, उसके बाद आप करोगे सर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और हैं लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 हैं, तो ये कट के 1 आ जाएंगे, 1 एटम हो जाएगा सर यहाँ पर। और आपने फेस का भी तो लेना है सर, तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है सर कैसे होगा, तो अभी मैंने बताया सर, अभी बताया कि फेस जो होता है ना, अगर आप जैसे देखो चार्जर, ये रहा चार्जर, ये रहा दूसरा चार्जर, ठीक है, 1 मिनट भाई साहब चार्जर निकल जाओ, हाँ, ये रहा एक चार्जर, ये रहा दूसरा चार्जर, एक लैटिस पॉइंट यहाँ है, दूसरा लैटिस पॉइंट इसके अंदर है। अब ये गया, क्या तीसरा लैटिस, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मार्कर को रखता हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ। एक रहा, एक यहाँ पर देखिए ये क्यूब है और एक लैटिस पॉइंट इसके फेस पे रखा हुआ है, और यहाँ पर भी जो है ये एक दूसरा जो है ये हमारा क्यूब है, दूसरा यूनिट सेल है, इसके ऊपर रख दिया। क्या और भी कोई यूनिट सेल आएगा तो क्या और भी एटम कंट्रीब्यूट हो पाएंगे, अरे कहां से हो पाएगा भाई साहब, कहां से हो पाएगा, नहीं होंगे, क्योंकि एक यहां पर क्यूब रखा हुआ है, इसके ऊपर एक क्यूब रख दोगे तो ये तो 2 ही एटम जो है कि यहां पर कंट्रीब्यूशन में आएंगे, 2 ही एटम का कंट्रीब्यूशन होगा, 1/2 पार्ट ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। 2 ही क्यूब, देखिए यहां पर एक क्यूब रखेगा तो ये एटम और उसके ऊपर जो एटम होगा वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी का एक एटम तो यहाँ ही है, इसके ऊपर क्यूब रखा दोगे ये दोनों आधा आधा कंट्रीब्यूट कर लेगा। तो फेस पे जो लैटिस पॉइंट होते हैं, फेस पर जो एटम होते हैं प्रेजेंट, उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/2 पार्ट होता है। गॉट इट बच्चों, 1/2 पार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है फेस पे जो होते हैं एटम प्रेजेंट एट द फेस, एटम प्रेजेंट एट द फेस, कितना एटम प्रेजेंट है फेस पे, टोटल एटम 6 प्रेजेंट है, और कंट्रीब्यूशन कितना है उनका, कंट्रीब्यूशन कितना है उनका, कंट्रीब्यूशन तो 1/2 पार्ट ही है। तो कैसे निकालोगे, तो 6 एटम है और इंटू में कंट्रीब्यूशन 1/2 है, ये कट करके आएगा 3 और यहाँ पर एटम हो जाएगा 3 एटम। अब देखिए पहले से एक एटम है और फिर 3 एटम, तो 1 एटम प्लस 3 एटम, टी हम निकाल रहे टोटल एटम, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 एटम। यहां पर ये वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी और यहां पे आ गया। इस तरह से आप लिखोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एफसीसी में कितने जो है एटम्स होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, उस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख लिए हैं, हम इसको देते हैं पहले मिटा, उसके बाद ईसीसी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। आप लोगों को अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है और करना ही है, ठीक है। आपकी माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी हुई है, बहुत, इसी के लिए अपने माँ बाप का सपना जरूर साकार करें, जरूर, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। आप पीछे मत हटिएगा प्लीज़, बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो है ECC। क्या है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है भाई साहब, अरे भाई साहब यहां पर एक यूनिट सेल बनाइए, मैंने बना दिया इस तरीके से कुछ। अब ये जो बन गई, किसी 2 अपोजिट फेसेस पे आप लैटिस पॉइंट लगा दो, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दो, बात खत्म। किसी 2 अपोजिट फेसेस पे, अगर ऊपर में लगाए तो नीचे में लगा दीजिए, अगर इस दीवार में लगाए तो भाई इस दीवार में लगा दीजिए।
किन्हीं दो अपोजिट फेसेस में अगर आप यूनिट से किसी दो अपोजिट फेसेस में अगर आप लेटिस पॉइंट लगा रहे हैं यूनिट सेल में, तो क्या होगी, वो इन सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगी। लेकिन कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर्स पे देखो, कॉर्नर्स पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन कॉर्नर्स पे तो पहले से होंगे। यहां तो होना तय है, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। और उसके साथ साथ अपोजिट फेसेस पे अगर हो जाए लेटिस पॉइंट, तो उसको ईसीसी यानी इन सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोला जाता है। इसको, इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है, इसको भी आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ट्विन यानी कॉर्नर पे कितना है, 8 है, 8/8 प्लस फेस पे कितना है, 2 ही तो है, तो 2/2 प्लस ई इंड यानी ई बोले तो एज, वेरी सॉरी, एज पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो 0/4 प्लस एनसी यानी सी बोले तो सेंटर पे कितना है, सेंटर पे तो है ही नहीं, ये तो भाई फेस पे है, अपोजिट फेस पे है, तो क्या हम लिखेंगे 0/1। ये दोनों मिला के 0 हो जाएगा। तो यहां पर यही दोनों की वैल्यू हमको डिसाइड करेगी क्या होगा। यहां पर 1 और प्लस में 1 विल गिव यू 2 एटम। इसका पार्ट 1/2 होता है और इसका पार्ट भी 1/2 होता है। एक यूनिट सेल में 1/2 पार्ट ही रोल प्ले करता है ये वाला एटम। ये एटम जो है 1/2 पार्ट रोल प्ले करता है, 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर आप यूनिट सेल रख दीजिए तो एक ऊपर वाला कुछ कंट्रीब्यूट कर लेगा यूनिट सेल और कुछ नीचे वाला कंट्रीब्यूट कर लेगा, आधा आधा दोनों में चला जाएगा, ठीक है। तो 1/2 करता है। तो यहां पर इस तरह से भी कर सकते हैं। टोटल लेटिस पॉइंट 8 होते हैं, तो 8 इंटू कितना, टोटल लेटिस पॉइंट 8 है ना कॉर्नर में, कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं अभी। कॉर्नर पर 8 लेटिस पॉइंट है, तो 8 और वो पार्ट कितना लेते हैं, 1/8 लेते हैं, तो 1/8 कट गया, टोटल एटम 1 आया, 1 एटम। अब ये कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, 1/2 है, कितने, 2 ही है। 1/2 पार्ट फेस वाले जो एटम होते हैं वो 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिट सेल में, तो 1/2 है, कितने, 2 ही तो हैं, 2 कट गया तो बचा कितना, 1 और 1 मिलके बन गया 2 एटम। तो इस तरह से हम टोटल एटम निकाल सकते हैं ईसीसी में, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। भाई इसको भी आप लिख लो। आप लास्ट बच गया है एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसको भी देख लेते हैं। एज पे अगर एटम प्रेजेंट रहे, लेटिस पॉइंट प्रेजेंट रहे, तो उसमें कैसे निकालते हैं हम। मिटा दूं इसको, सुनो ना संगमरमर, सॉन्ग को खराब करते हुए विजेता सर यहां पे। एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल की हम बात करें तो वो क्या होगा। अरे भाई साहब सभी एज पे एक एक एटम लगा दो आप। अब एक बात होती है कि एज पर कितना होता है, यानी एज का, किसी भी यूनिट सेल का जो एज होता है वो कितना % कंट्रीब्यूशन देता है। एज पर जो एटम होता है वो कितना % कंट्रीब्यूट करता है किसी यूनिट सेल में। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा जानने के लिए आप क्या करिए कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में एज कितना है वो देखिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके घर में, आप जिस रूम में मेरा वीडियो देख रहे हैं उस रूम में देखिए लाइनिंग बनी हुई है। कितना लाइनिंग बना हुआ है सारा को गिन लीजिए, उतना ही, उसी को तो बोलते हैं एज। अगर आपका रूम मान लीजिए यूनिट सेल है तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एज। और कितने एज प्रेजेंट है, क्यूब में कितना एज होता है, 12 एजेज होते हैं। और 12 एजेज पर अगर एक यूनिट सेल रख दिया जाए, सॉरी एक लेटिस पॉइंट, एक एटम रख दिया जाए, तो
तो एक यूनिट सेल में कितना जो है कंट्रीब्यूशन देता है वो एटम, वो बताने हमको। तो पहले तो यूनिट सेल बना लो भाई। टन टना टन टना टन टना टन टना टन टन टना टन टना टन टन, ये बन गया। और कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, यहाँ 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 होंगे ही होंगे, यहाँ भी, और उसके साथ साथ एज पे भी। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 और एक यहाँ। 12 हो गए, नहीं है तो आप कर लो, एक बच गया यहाँ पे 12। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, इसको भूलिए, यहाँ पर देखिए, अगर मान के चले ये यूनिट सेल है, ठीक है, और यहाँ ये एज है, यहाँ पर एक एटम मैंने लगाए रिलेटिव पॉइंट, दूसरा ये क्यूब है, तो देखिए ये इससे कंट्रीब्यूट करेगा ना, और इसके ऊपर भी तो एक होगा, इससे भी तो कंट्रीब्यूट करेगा, फिर इसके ऊपर भी तो होगा, इससे भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। कितने क्यूब से ये टच हो रहा है? 4 क्यूब, यानी 4 यूनिट सेल से ये टच हो रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन इसका एटम का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी अगर एक एटम है, तो अगर एक यूनिट सेल की बात करें, तो एक यूनिट सेल में इतना ही कंट्रीब्यूट हो रहा है, इतना ही वो एटम कंट्रीब्यूशन में हो रहा है, इतना ही एटम का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। और ये वाला अगर बात करें तो ये दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला पार्ट करें तो ये वाला पार्ट दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला पार्ट जाना है तो ये वाला दूसरे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है। बस यही तो बता के तो जाओ सर। बच्चों यहां पर एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में देख रहे हो कि यहां पे देख रहे हो, यहां पे देखो कि 4 यूनिट सेल से जो है एक एटम टच हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, दैट्स इट। यहां पे देख रहे हो, यहां पर अगर एक एटम रहेगा तो 4 कुछ इसमें जाएगा, कुछ ई वाला में, कुछ नीचे वाला में, फिर कुछ उस नीचे वाला के बगल में जाएगा, तो 4 पार्ट जो है कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ ये फार्मूला से तो निकाल लेंगे भाई एटम टोटल। कॉर्नर पर कितने हैं? 8 है, 8/8 प्लस n, हम लोग n निकाले नंबर ऑफ एटम, प्लस f। फेस पे कितना है? एक भी नहीं है, तो 0/2 प्लस e। एज पे कितने हैं? एज पे 12 है, कितने हैं? 12 हैं, 12/4 प्लस सेंटर में कितने हैं? 0 है, 0/1। n की वैल्यू ये कटेगी तो 1 देगी, 1 प्लस ये 0 प्लस ये 4 तिया 12, 3 प्लस ये तो 0 दे देगी। टोटल जो है नंबर ऑफ एटम 3 और 4 एटम यहाँ पे हो जाएंगे। एटम कितने हो गए? 4 हो गए। कितना आसान तरीके से हम लोग इसको कर लिए हैं। और उस तरह से आप करना चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो। देखो कैसे, हूँ ला 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 हा हा। अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करेंगे, लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, वही बार बार घुमा फिरा के लिख रहा हूं मैं, वो 8 होते हैं। कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट 8 होते हैं। एज पे लैटिस पॉइंट, एज लैटिस पॉइंट एट एज, वो कितने होते हैं? 12। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है? 1/8 होता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना? 1/4 होता है। लगा दो भाई, हुरपेट दो। इनका कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 विल गिव यू 1 एटम। यहां देखिए 12 × 1/4, 4 तिया 12, 4 3 जा 12 एंड विल गिव यू 3 एटम। और TA की बात करोगे, टोटल एटम 1 एटम प्लस 3 एटम विल गिव यू TA की वैल्यू, यानी टोटल एटम 4। और यहां पर आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आसान है यार, यहां तो डायरेक्ट निकाल लिया आप, ठीक है। तो इस तरह का होता है, यानी इतने एटम होते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, और इस तरह से निकाला जाता है। आप जल्दी से इसको छाप सकते हो, ठीक है। 1-2 हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या है।
अ यूनिट सेल हैव एक्स एटम, ठीक है, हैव एक्स एटम ऑन द कॉर्नर एंड वाई एटम ऑन द फेसेस। यानी एक यूनिट सेल हमको बना लेना है, एक यूनिट सेल बना लेना है और हैव कॉर्नर पर एक्स एटम है, तो एक्स 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 ना, बार बार एक्स 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 एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर ये बनने वाला है। यानी एक्स नाम का क्वेश्चन समझिएगा, सीबीएसई में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव होंगे तो डायरेक्ट एक्स वाई करके इधर उधर फंसा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अ यूनिट सेल हैव एक्स एटम, एक यूनिट सेल है जिसके पास एक्स एटम है, कॉर्नर्स पे, सभी कॉर्नर्स पर एक्स नाम का कोई एटम है, ठीक है। मुझे अभी पता नहीं है, बता दिया है एक्स नाम का एटम है, और वाई एटम ऑन द फेसेस, और वाई एटम जो है फेस पे प्रेजेंट है, यानी सभी पर वाई एटम प्रेजेंट है। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, और वाई एटम सभी फेस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, वाई, 4 हो गए, 6 फेस होते हैं। तो एक जो है इसके, ये अगर ऊपर वाला है तो एक पीछे वाला यहाँ, ये अगर नीचे वाला है तो ये एक आगे वाला, वाई वाई जो है उसके फेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला हमको पता करना है फाइंड जेड इफेक्टिव, यानी कितना जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने एटम का, कितने एटम का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो पता करना है हमको। तो जेड इफेक्टिव तो 2 मिनट में पता कर सकते हैं, फार्मूला लगा दीजिए। जेड इफेक्टिव का क्या है भाई साहब, जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है कि एन कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे कितने हैं बाय 8, एन जो है फेस पे कितने हैं बाय 2, एन जो है एज पे कितने हैं बाय 4, एन यहाँ पे सेंटर पे कितने हैं बाय 1। ये फार्मूला लगा दीजिए, जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। कॉर्नर पे कितने हैं 8 है, यानी कॉर्नर पे कितने हैं 8 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, तो 8/8 प्लस फेस पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, और 6/2 प्लस और तो कहीं है नहीं एज पे, तो ये 0 और ये 0/4/4 1। तो z इफेक्टिव क्या आ जाएगी, देखिएगा ये 1 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे ये कट के 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये तो 0 हो जाएंगे। तो z इफेक्टिव जो है कितनी आ गई, 4 आ गई यहाँ पे हमारी। z इफेक्टिव कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर z इफेक्टिव क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बहुत आसान से ये बन गया। टोटल एटम प्रेजेंट, अब टोटल एटम क्या होता है, देखिए z इफेक्टिव क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन, कितने एटम का कंट्रीब्यूशन है, यानी टोटल मिला के कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन को ये दिखा रहा है z इफेक्टिव। लेकिन हमको टोटल एटम कितने होंगे वो बताना है। तो टोटल एटम दिख रहा है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 8 यहाँ पर कॉर्नर्स पे थे, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे, और फेस पर कितने 6, तो 8 6 14, यानी अगर हम एटम की बात करें तो 14 एटम हो जाएंगे। तो बहुत आसान से बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन को घुमा रहा है, बोल रहा है कि इफ अ पार्टिकल ऑन अ फेस ऑन द सेम लाइन आर रिमूव्ड, समझिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। इफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द फेस ऑन द सेम लाइन आर रिमूव्ड देन फाइंड जेड इफेक्टिव, यानी कहने का मतलब है कि किसी फेस पर जो है हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, भाई डेफिनेटली प्रेजेंट है, यहाँ पर एक प्रेजेंट है और एक यहाँ पर प्रेजेंट है, और कह रहा है कि सेम लाइन में अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो क्या करो आप इस दोनों को रिमूव कर दो। मैं एक बार और इसको बनाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, तब जाकर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर y था, यहाँ पर y था, y एक पीछे इसके और एक इसके यहाँ पे। कह रहा है कि किन्हीं दो सामने वाले
वाई एटम को हटा दो, यानी पार्टिकल को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी इस दोनों को हटा दो, यानी सामने वाला दो को हटा दो। अब सामने वाला दो पार्टिकल हट गए, तब बताओ कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, तब जेड इफेक्टिव बताना। भाई 2 मिनट का काम है। फार्मूला यहां पर है आपके, क्या है जेड इफेक्टिव निकालने का फार्मूला क्या है, एन। अब कॉर्नर पर कितने रह गए, अब कॉर्नर पर तो 8 ही है, पहले से 8 है भाई, अभी लिखा नहीं हूं लेकिन है तो 8, 8/8 प्लस। अब फेस पर बच गए कि कितने, 2 तो हमने रिमूव कर दिए, फेस पर अब 4 ही बचे, तो 4/2, ठीक है। अब इस पे तो 0 होंगे, एज पे तो है नहीं, 0/4, और हमारे सेंटर पर तो है नहीं, 0/1। अब क्या होगा जेड इफेक्टिव, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस में 2 हो जाएगा, विल गिव यू 3। जेड इफेक्टिव कितना आ गया, 3 आ गया। यहां पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी ये जो कंपाउंड है, ठीक है, अभी नहीं, अभी मैंने निकाला है उसका नहीं, नॉर्मल जो पहले होगा, पहले यहां पर Y था और Y था, तो उस समय इसमें अभी हमने निकाल तो दिए पार्टिकल्स, लेकिन अभी जो है पहले वाले केस का ये पूछ रहा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। उस समय जब हमने इसको निकाला नहीं था, तो उस समय जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ये बताइए। तो 2 मिनट का काम है ये भी। कैसे, तो देखिए, टना कॉर्नर पर कितने हैं, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 इंटू 8 विल गिव यू 1, कट के 1 एटम ना। अब यहां पर ये हो गया। अब फेस पर क्या होगा, फेस पे कितना है, 6 है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फेस पे है कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 6 विल गिव यू 3, तो यहां पर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 और ये 3, यानी डायरेक्ट आपका ये, तो x जो है यहां पर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और y जो है, यानी फेसेस को y ही तो माने, y पर देखिए यहां पर जो रखे हैं पार्टिकल उसको y ही माने हैं, तो y क्या हो जाएगा, y3 आया है, तो y3 हो जाएगा। x1 y3, या इसी को xy3 बोल सकते हैं, यही इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। बच्चों समझ में आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप जल्दी से नोट कर ले। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। भाई सीबीएसई इसी तरह से क्वेश्चन करती है, ठीक है। चलिए यहां पर मैं जो है आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, जो आप खुद से जो है सभी का आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए यहां पर अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन अपीयर होगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। उसको अभी इसको मिटाएंगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देने वाला है, उसको आपको करने हैं और कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसको देते हैं मिटा, और खुद से जो है क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है, ठीक है। इसको हम दे रहे हैं मिटा, टना 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 यहाँ पर रहा ये क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको बच्चों। और ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट में सभी का आंसर आपको लिख के बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाने हैं, कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए आपने लिख लिया है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपने लिख लिए होंगे। तो आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।